द स्टडी एन इंस्टीट्यूट फॉर प्राचीन भारत का इतिहास। हिस्ट्री ऑप्शनल। मणिकांत सिंह। प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन और प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। जब भारत में कंपनी का शासन कायम हुआ तो ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए शासितों की परंपरा, रीति रिवाज, विधि व्यवस्था आदि का ज्ञान आवश्यक प्रतीत हुआ। इसी क्रम में भारतीय इतिहास का अन्वेषण प्रारंभ हुआ। 1784 ईस्वी 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। भारतीय संस्कृति के अन्वेषण करने वाले ब्रिटिश बुद्धिजीवियों तथा अधिकारियों को प्राच्यवादी कहा गया। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चिंतन की 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इसमें प्राच्यविदों, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों की विचारधारा कहा जा सकता है। प्रारंभ में राष्ट्रविदों, ओरिएंटलिस्ट या भारतविदों, इंडोलॉजिस्ट्स ने भारतीय इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की। इसमें से जिन लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया वे आर्य भाषाभाषी जनगण की संस्कृति के उत्साही प्रतिपादक बन गए। उन लोगों ने भारतीय, यूरोपीय मूल स्थान तथा संस्कृत और यूनानी संस्कृतियों की समान पूर्वज परंपरा का सिद्धांत विकसित किया। वैदिक युग को बढ़ा चढ़ाकर आंका गया। प्राच्यविदों ने प्राचीन भारतीयों को खुशहाल ग्राम्य समाज के लोगों के रूप में देखा। भारी तनाव बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और गौरव के पक्ष पर जोर दिया गया। प्रारंभिक भारतविदों में विलियम जोन्स की विशिष्ट भूमिका रही, किंतु प्रारंभिक भारतविदों में सबसे प्रसिद्ध मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर ने अपरिवर्तनशील भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में लिखा। उसने भारत को दार्शनिकों का देश करार दिया। उसके विचार में भारतीय आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे। वे इहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। मैक्स मूलर ने कहा था, यूरोपियों के लिए जीवन उमंग और वास्तविकता से परिपूर्ण, हिंदुओं के लिए वह स्वप्न और माया है। वस्तुतः इन तथाकथित प्राच्यविदों द्वारा भारत में महिमा मंडन के पीछे अपने हित भी छिपे हुए थे। इन प्रेरक हितों में सबसे प्रमुख हित यह है कि बहुत से प्राच्यविद ऐसे लोग थे जो खुद अपने समाज से बेगाने पड़े हुए और खासतौर पर औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे थे उनके बारे में उनके मन में संशय की गहरी भावना भरी थी। इसलिए वे आदर्श लोग की कहीं और तलाश करते थे और उनमें से अनेक यह समझते थे कि ऐसे आदर्श लोग प्राच्य जगत की प्राचीन संस्कृतियों में मौजूद हैं। प्राच्यविदों ने भारत की प्राचीन संस्कृति का जो समर्थन किया था, उनका एक दूसरा कारण यह था कि उपयोगितावादियों के साथ संघर्ष में वे मात खा रहे थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश दार्शनिकों के एक दूसरे पक्ष का उद्भव हुआ। इन दार्शनिकों में जेम्स मिल और बेंथम प्रमुख थे। विचारकों के इस समूह को उपयोगितावादी विचारक के नाम से जाना जाता है। उपयोगितावादी विचारक प्राच्यवादियों के तीखे आलोचक के रूप में उभरे, क्योंकि उनके प्रचार में प्राच्यवादियों में भारतीयता के लिए एक प्रकार का सनकीपन देखा गया। इंडोमेनिया देखा जा सकता था। बदले में उपयोगितावादियों ने भारतीय पद्धति को निकृष्ट करार दिया। उनका यह पक्का विश्वास था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन एक दैवीय सुयोग है, क्योंकि भारतीय
क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन और कानून से भारत का पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। उससे अब तक के निरंकुश शासक का अटूट सिलसिला समाप्त हो जाएगा और भारत के जनगण की नई चेतना का संचार होगा। इस तरह उपयोगितावादियों के अंतर्गत प्राच्यवादियों ने भारतीय दुर्भृति इंडोफोबिया जैसी चेतना को प्रोत्साहित किया। भारतीय ऐतिहासिक चिंतन को प्रेरित करने की दृष्टि से उपयोगितावादियों में सबसे विशिष्ट नाम जेम्स मिल का है। मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद यह था कि यह एक दृष्टि से उसने भारतीय इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या की नींव डाली और इस तरह द्विराष्ट्र के सिद्धांत के लिए ऐतिहासिक औचित्य प्रस्तुत किया। यह पहला इतिहासकार था जिसने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया और इन 3 कालों का उसने नाम दिया हिंदू काल, मुस्लिम काल और एवं ब्रिटिश काल। किंतु मिल द्वारा प्रदत्त इस नामकरण में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों प्रकार का दोष देखा जा सकता है। प्रथम, अकेले राजवंशी इतिहास के आधार पर भी प्राचीन काल को हिंदू काल कहना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि ऐसे कितने ही बड़े राजवंश यथा मौर्य, इंडो यूनानी, शक, कुषाण थे जिन्हें इस परिभाषा में बैठाया नहीं जा सकता। इन राजवंशों ने अनेक राजा बौद्ध थे। दूसरे, हिंदू शब्द का प्रयोग भारत संबंधी इस्लाम पूर्व स्रोतों में नहीं पाया जाता है। पहले अरबों ने और बाद में औरों ने हिंद देश में रहने वाले लोगों के लिए इसका प्रयोग किया। तीसरे, इस काल विभाजन को स्वीकार करने में बुनियादी सवाल यह उठता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग प्रदेशों में मुस्लिम राजवंशों का आगमन अलग अलग समय पर हुआ। अंततः अगर मिल का काल विभाजन राजवंशों पर भी आधारित है तो भी उचित नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश विचारकों का भारतीय इतिहास लेखन के क्रम में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था और वह उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश राज एवं उसके द्वारा भारतीय स्रोतों के शोषण का ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध करना। इसके बावजूद साम्यवादी इतिहास लेखन का यह महत्व रहा कि इसके द्वारा भारतीय इतिहास के सुव्यवस्थित लेखन की शुरुआत की गई। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में ब्रिटिश विचारधारा को अनिवार्यतः उन भारतीय विद्वानों की चुनौती का सामना करना पड़ा जो अनजाने भारत के सुधारवादी नेताओं के साथ प्रबल राष्ट्रीय भावना तथा राजनीतिक जागरण से भी प्रभावित थे। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू धर्म ने सभी धर्मों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। उनके शिष्य विवेकानंद और बाद में एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म का वर्चस्व सिद्ध करने का प्रयास किया। बंकिम चंद्र ने बतलाया कि राष्ट्र के रूप में भारत के उत्थान के लिए हिंदुत्व का पुनरुद्धार बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात 20वीं सदी के शुरू में इतिहासकार लाजमी तौर पर से राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे। वे ज़्यादातर प्राच्यविदों की रचनाओं का ही सहारा लेते थे। उन दिनों फिर से प्राचीन भारत का जिसे तब प्राय हिंदू भारत पुकारा जाता था काफ़ी बढ़ चढ़कर गौरवगान होने लगा था। जहाँ राष्ट्रवाद के साथ उपनिवेशवाद तथा एक साम्राज्यवाद विरोधी स्थिति भी जुड़ी हो, वहाँ अतीत का गौरव मंडन वर्तमान की अपमानजनक स्थिति में एक प्रकार की सांत्वना का भी काम करता है। इसलिए जो भी अतीत के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है उसे करीब करीब ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे वह राष्ट्रवादी ध्येय पर हमला कर रहा हो। गौरव मंडन के आरंभिक काल में राष्ट्रवादी चेतना भारतीय समाज में विरोधों एवं तनावों के अस्तित्व को स्वीकार करने के प्रति एक प्रकार की झिझक का रूप ले लिया। अर्थशास्त्रों जैसी सैद्धांतिक रचनाओं को भारतीय जीवन की वास्तविकता के विवरण के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इसलिए प्राचीन भारतीय जीवन को निर्बंध खुशहाली का जीवन मान लिया गया। विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता, जनवादी संस्थाओं, राजनीतिक प्रभुत्व आदि जैसे मूल्यों की जो राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए आवश्यक थे खोज की थी। पहले ही यह मान लिया जाता था कि प्राचीन काल में उनका अस्तित्व मौजूद था। हालांकि उस काल में कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिनकी
दृष्टि वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसंगत है। उदाहरण के लिए राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े आदि आर.डी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने अपने शोधों से विधवा विवाह जैसी कुप्रथा का खंडन किया। इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का भी अपना योगदान रहा। भारतीय विद्वानों ने राजव्यवस्था और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का राजनीतिक इतिहास और प्राचीन भारत के लोग भी उत्कृष्ट प्रशासनिक संरचना से परिचित थे। 1923 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थ्योरीज में यूएन घोषाल ने बड़े कुशल ढंग से मैक्स मुलर और ब्रूमफील्ड के इस मत का खंडन किया कि अपनी कुछ चरित्रगत प्रवृत्तियों के कारण हिंदू लोग राज्य जैसी किसी चीज़ की परिकल्पना नहीं कर सके और उनकी योजना में राज्य के हित की कोई व्यवस्था नहीं है। के.पी. जायसवाल और एस.एस. अल्तेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई। फिर भी के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके बावजूद राष्ट्रवादी इतिहासकारों की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि उन्होंने मिल के काल विभाजन को चुनौती नहीं दी। इस हद तक इसका कारण यह था कि राजनीतिक और राजवंशी इतिहास का अध्ययन तो जारी रहा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन को करीब त्याग दिया गया। अंततः साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को वास्तविक चुनौती मार्क्सवादी चिंतकों द्वारा ही मिली। डी.डी. कोसाम्बी ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस दिशा में पहल की। यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास में अराजनीतिक इतिहास की दिशा में एक भारी मोड़ है। वे अपना विमोचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के संदर्भ में करते हैं जो मार्क्स द्वारा अवधारित है। वे प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। वस्तुतः मार्क्स ने इतिहास को मात्र अलग अलग घटनाओं का महान व्यक्तियों के क्रियाकलापों की सूची के रूप में न देखकर समाज के आंतरिक संगठन तथा बदलाव को अनावृत करने के उद्देश्य से देखा एवं अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण सूक्ति दार्शनिकों ने अब तक समाज की व्याख्याएं की हैं, परंतु असली प्रश्न समाज को बदलने का है। विश्लेषण की इस परंपरा से ही उसने अपने समय की प्रभावशाली वैचारिक प्रवृत्तियों, आदर्शवाद तथा उदारवाद का विरोध किया तथा एवं यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि किसी समाज के इतिहास को समझने के लिए उस समाज की उत्पादन पद्धति, मोड ऑफ प्रोडक्शन को जानने जरूरी है। इस तरह समाज के विकास में बौद्धिक शक्तियों की तुलना में भौतिक शक्तियों की भूमिका पर अधिक बल दिया गया। अंततः मार्क्सवादियों के अनुसार विचारधारा उस ढांचे का हिस्सा है जो उत्पादन प्रणाली के ऊपरी आधार पर खड़ा किया जाता है। मार्क्सवादियों के बीच आधार और ढांचे की परिकल्पना इमारत बनाने की प्रक्रिया से ली गई है, किंतु मार्क्सवादी अध्ययन में उनका विशेष महत्व हो गया है। इस मार्क्सवादी दृष्टि में आधार बेस का अर्थ एक प्रकार से उत्पादन प्रणाली होता है। इस प्रकार में केवल तकनीकी शक्तियाँ ही नहीं आती, बल्कि जमीन, चारागाह, फैक्ट्री जैसे चारे साधन भी आते हैं। साथ ही साथ उत्पादन प्रणाली में श्रम शक्ति का भी स्थान होता है। श्रम शक्ति उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि लोग बराबर पैदा होते रहें। अंतर्विवाह की व्यवस्था का भी इसमें कुछ स्थान होता है। इन चीज़ों को मिलाकर सामाजिक आधार पर ढांचा बनाने का अर्थ होता है। उत्पादन प्रणाली को कायम रखने के लिए या समय अनुसार उनमें जहाँ तहाँ परिवर्तन के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक प्रबंध किए जाएं।
ये प्रबंध ढांचे या सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से कलात्मक, साहित्यिक, अनुष्ठान संबंधी, दार्शनिक और अन्य क्रियाकलाप अंततः आधार बेस के फल माने जाते हैं। इस तरह मार्क्सवादी चिंतक आधार और ढांचे की परस्पर संबंधों के आधार पर इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। परंतु जैसा कि मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत ही लिखने वाले इतिहासकार आर.एस. शर्मा का मानना है कि इतिहास की सारी गुत्थियाँ इस सिद्धांत को अपनाने से नहीं सुलझ सकती हैं। उदाहरणार्थ भाषा के विकास की व्याख्या हम भौतिकवादी परिवेश में कर सकते हैं, किंतु भाषा का उदय कैसे हुआ ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती है। इन्हें अंग्रेजी में एक्स्ट्रा सुपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की संज्ञा दी गई। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद आधार ढांचे का सिद्धांत आज भी लाभदायक है और इससे इतिहास की मुख्यधाराओं का समझने में सुगमता रहती है। निसंदेह आधार का अध्ययन ढांचे के अध्ययन से अधिक महत्व है और विश्लेषण करने तथा सहसंबंध स्थापित करने के लिए ही दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखना लाभकारी होता है। इस तरह मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने इतिहास लेखन की एक नई दिशा दी। परिणामतः राजवंशी इतिहास का महत्व कम होता गया। मार्क्सवादी लेखन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के स्ट्रैटिफिकेशन को देखते हैं और उनके पारस्परिक स्वरूप को नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को बढ़ाने और समझने के लिए नृतत्व शास्त्र के कुछ संबंध निष्कर्षों का सहारा लिया गया है। साथ ही साथ जलवायु और पर्यावरण संबंधी कारकों को भी महत्व दिया गया है। इन सारी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप साहित्यिक स्रोतों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में काफ़ी अभिवृद्धि हुई है और इससे प्राचीन अतीत का नया प्रकाश पड़ने लगा है। अंततः प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में बहुत सारी मान्यताएं ध्वस्त हो गई हैं। मगध साम्राज्यवाद के उद्भव के पीछे कतिपय शासकों के व्यक्तिगत पराक्रम के बदले सुस्पष्ट भौतिक कारकों को तलाशा गया है। उसी तरह ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विरोधी धार्मिक पंथों के उद्भव को उत्पादन अधिशेष की स्थिति से जोड़कर देखा जाने लगा। अशोक की धम्मनीति को उसके उदार दृष्टिकोण का प्रतिफलन न मानकर राज्य मशीनरी के सामाजिक दर्शन के रूप में मूल्यांकन किया जाने लगा। गुप्त काल के संबंध में स्वर्ण युग एवं हिंदू पुनर्जागरण जैसे मिथक को कपोल कल्पित करार दिया गया। इन सबों का समन्वित परिणाम यह हुआ कि मिल के काल विभाजन से संबंधित आधारभूत मान्यता खंडित हो गई। इसके साथ ही नई मान्यता यह आई कि इस्लाम के आगमन के साथ नहीं बल्कि छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ मध्यकाल का उद्भव हुआ। इस मध्ययुग की अपनी कुछ विशेषताएं थीं जो निम्नलिखित हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार का पतन, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन एवं स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, सामाजिक क्षेत्र में उपजातियों का विकास, ब्राह्मणवादी वर्चस्व में वृद्धि एवं वैश्यों की स्थिति में गिरावट तथा उनका शूद्रों का समकक्ष हो जाना, धर्म के क्षेत्र में तंत्रवाद एवं भक्ति का उद्भव, दर्शन के क्षेत्र में पारलौकिक दृष्टिकोण पर बल, शंकर का मायावाद, भाषाई क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव आदि। इस तरह मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। संशोधनवादी इतिहास लेखन, रिविजनिस्ट हिस्टोग्राफी, हाल ही में पुरातत्वविदों तथा लेखकों के नए समूह ने प्राचीन भारत के अध्ययन में प्रचलित कई अवधारणाओं को चुनौती दी। इन विद्वानों ने नवीन पुरातात्विक उत्खनन और पुराने स्रोतों
पुरानों स्रोतों का दोबारा अध्ययन करके इन मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास किया। इन्हें सबसे अधिक आपत्ति इस बात पर है कि प्राचीन काल के अध्ययन में गंगा घाटी में होने वाले परिवर्तनों को अत्यधिक तरजीह दी गई तथा उसी के आधार पर संपूर्ण भारत के संदर्भ में निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया गया। इन विद्वानों में वी.डी. चट्टोपाध्याय, डी.के. चक्रवर्ती, बी.एन.आर. अल्तचीन, नयन ज्योति लाहिड़ी, उपेंद्र सिंह आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त इनका मानना है कि साहित्यिक साक्ष्य के समानांतर पुरातात्विक साक्ष्य को विशेष महत्व देने की जरूरत है। उपयुक्त आधार पर विद्वानों ने द्वितीय नगरीकरण में लौह उपकरण की भूमिका को चुनौती दी। उसी तरह मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के संदर्भ में उनका मानना है कि केंद्रीकरण की अवधारणा गंगा घाटी जैसे मुख्य क्षेत्र में लागू हो सकती है, किंतु इसके साम्राज्य के बृहद क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वी.डी. चट्टोपाध्याय जैसे विद्वानों ने गुप्त काल के अंत तथा उसके पश्चात वाणिज्य, व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण के पतन की अवधारणा को अस्वीकार किया। भारत के संदर्भ में सामंतवाद की अवधारणा को भी चुनौती दी गई। उसी प्रकार गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्यकाल को अवनति का काल न मानकर वह काल माना जाता है जब एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक प्रसार हो रहा है, वहीं क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित हो रही थीं। अद्यतन दृष्टिकोण रीसेंट अप्रोच वर्तमान में इतिहास लेखन की परिधि बहुत व्यापक हो गई है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के विश्लेषण में नए मुद्दे एवं आयाम जुड़े हैं। ये इस प्रकार हैं। प्रथम एक प्रमुख मुद्दा पर्यावरण का मुद्दा है। पर्यावरण का मुद्दा भी अब इतिहास लेखन में शामिल हो गया है। उदाहरण के लिए कृषि के विकास को जलवायु एवं परिवर्तन संबंधी परिवर्तनों को जोड़ा जाता है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता एवं प्रथम नगरीकरण के पतन की व्याख्या में पर्यावरणीय कारक को महत्व दिया गया है तथा द्वितीय नगरीकरण के पतन के विश्लेषण को भी पर्यावरण कारक से जोड़कर देखने का प्रयास किया गया। द्वितीय प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में लैंगिक संबंध, जेंडर रिलेशन पर भी विशेष बल दिया जाने लगा। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सत्तावादी प्रवृत्ति को विशेष रूप से रेखांकित किया जाने लगा। लैंगिक अध्ययन का बल सामुदायिक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन के बीच के विभाजन को अस्वीकार करते हुए वर्ग विभाजन को से लेकर राजनीतिक प्रभुत्व तक सभी महत्वपूर्ण विकास को लैंगिक विभाजन के संदर्भ में देखना है। तीसरा, प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक नवीन प्रवृत्ति की प्रकृति के रूप में आई है। अब तक के तिरस्कृत क्षेत्र को अध्ययन की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लगभग नज़रअंदाज कर दिए गए थे। अब उनके अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। उसी तरह प्राचीन भारत के इतिहास लेखन पर गंगा घाटी केंद्रित दृष्टिकोण रहा था, जबकि दक्षिण भारत एवं अन्य क्षेत्र तिरस्कृत रहे थे। अब उन क्षेत्रों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। चतुर्थ, इतिहास के अध्ययन में निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, जनजातीय, अछूत आदि समूह पर अपेक्षित काम नहीं हुआ था। अंततः अब इन समूहों पर विशेष काम किए जा रहे हैं तथा काल विशेष के प्रशासनिक नियम एवं सामाजिक व्यवस्था पर इन वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विशेष अध्ययन किया जा रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत में भारतीय इतिहास के किसी भी काल के अध्ययन में पर्याप्त अध्ययन सामग्री की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में भी साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, यद्यपि मध्यकाल तथा आधुनिक काल के स्रोतों की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित है। सर्वप्रथम इस अध्ययन के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, तथापि प्राचीन भारतीय साहित्य में आधुनिक इतिहास के रूप में विकसित साहित्य का अभाव रहा है। हमारे यहाँ भारद्वाज विशिष्ट अगस्त जैसे धर्मग्रंथ क्षेत्र या वाचक तो
हुए, परंतु हेरोडोटस अथवा प्लिनी जैसे इतिहास लेखक नहीं उत्पन्न हुए। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने यह निर्धारित करने की कोशिश की कि प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। वे समय की अवधारणा को रेखीय विकास के बजाय चक्रीय विकास के रूप में देखते थे। इस वजह से प्राचीन भारत के अधिकांश ग्रंथ मिथक का ही प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं, किंतु गौर से देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि विद्यमान थी। वस्तुतः प्राचीन लेखन की इतिहास विषयक संकल्पना यूरोपीय संकल्पना से पृथक थी। वे घटनाओं के विवरण में कार्य कारण को नहीं तलाशते थे, बल्कि उनके लिए लेखन का उद्देश्य महाभारत के अनुसार चार पुरुषार्थों को प्राप्त करना था। अंततः उनकी तुलना हेरोडोटस जैसे विद्वानों से नहीं की जानी चाहिए। भारत के ज्ञात इतिहास में हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है, परंतु इस सभ्यता के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत का उपयोग नहीं हो सका। यद्यपि हड़प्पाई लोगों को लेखन कला का ज्ञान था। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में रखकर समझा जा सकता है: धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। पुनः धार्मिक साहित्यों को ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य के रूप में विभाजित किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान वेदों या श्रुति अथवा संहिता को दिया गया है। इसकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन भाग ऋग्वेद है। इससे प्रारंभिक वैदिक आर्यों के जीवन तथा उनके संस्कृति की झलक मिलती है। इस ग्रंथ का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। आगे उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद का अध्ययन आवश्यक है। नीचे के तीनों वेदों का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उपरोक्त सभी ग्रंथों से आर्यों के विस्तार और उनकी धार्मिक मान्यताओं के साथ उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की झलक मिलती है। उपनिषद भी इसी काल की रचना है, जो किसी न किसी वेद से संबंध है। इसमें आर्यों को प्राचीन दार्शनिक ज्ञान की झलक मिलती है, जो कि प्रायः आत्मा, सृष्टि, जीव, मरणोपरांत जीवन, ईश्वर के स्वरूप तथा वास्तविक सुख आदि पर केंद्रित है। वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वे 6 भाग में उपलब्ध हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। उपरोक्त वेदांगों का समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने टीकाएं लिखकर इन्हें और समृद्ध बनाने का प्रयास किया। सूत साहित्य के आगे स्मृति साहित्य की रचना मिलती है। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में मान्यता मिली हुई है। आगे याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन आदि विद्वानों ने भी स्मृति की रचना की है। उपरोक्त सभी स्मृतियाँ प्राचीन भारत की विधि ग्रंथों के समान व्यवहृत होती थी। आगे उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों में महाभारत तथा रामायण और पुराण अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका अंतिम संकलन लगभग 400 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। महाभारत की रचना का श्रेय महर्षि व्यास को दिया जाता है। अपनी रचना के समय इसने 8800 श्लोक मात्र थे, परंतु अंतिम संकलन के समय इनके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। इसकी मूल कथा कौरव एवं पांडवों के मध्य युद्ध की है, जो उत्तर वैदिक काल तक की हो सकती है। इसके विवरणात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है और उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं से प्रारंभ होकर ईसा की 12वीं सदी तक चलती प्रतीत होती है। इस ग्रंथ में अयोध्या कौशल के शासक राम द्वारा लंका विजय का वर्णन है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है कि
इसमें इसमें नायक राम को बिना किसी मानवीय सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। वर्णन क्रम में आर्य तथा द्रविड़ भौगोलिक क्षेत्रों के अलावा वहाँ के सामाजिक एवं तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी बखूबी दिखाया है। खासकर प्रतिसत्तात्मक परिवार, विभिन्न भाइयों के मध्य प्रेम, स्त्रियों की स्थिति तथा मनुष्य की प्रकृति से लगाव तथा विषय आदि के विषय में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पुराणों की संख्या मुख्य रूप से 18 बताई गई है। उसमें मत्स्य मार्कंडेय, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड तथा गरुड़ पुराण प्रमुख है। सबसे प्राचीन पुराणों में मत्स्य पुराण की गिनती होती है। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराणों में राजवंशों का वर्णन है। यद्यपि इन पुराणों में राजवंशों के संबंध में दिए गए विवरण परस्पर भिन्न हैं, तथापि महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण ही है। हाल ही में एक विद्वान ने भारतीय पुराण की तिथि क्रम तथा उनके वंशावली को ऐतिहासिकता स्पष्ट करने के लिए आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है। बौद्ध साहित्य में हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है, अर्थात संस्कृत साहित्य में समाज के अभिजात तत्वों की झलक मिलती है, तो पाली साहित्य में जनसामान्य की पाली ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे महायान धर्म के विकास के साथ बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे जाने लगे। बौद्ध ग्रंथ का मूल त्रिपिटक है। इनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के वचनों तथा धार्मिक विचारों को शामिल किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में गूढ़ बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इन बातों के अलावा 3 पिटक बुद्ध की मृत्यु के समय तथा उनके उपरांत की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालता है। इसके अलावा जातक कथा में भी तत्कालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है। जातक कथा में बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी, वंश साहित्य, दीपवंश, महावंश में से श्रीलंका के इतिहास का ज्ञान होता है। पिटकेतर साहित्य में मिलिंदपन्ह महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसे हिंद यूनानी राजा मिनांदर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वाद विवाद आधारित है। इसी ग्रंथ में प्राचीन सियालकोट नगर की भव्यता, उसके आर्थिक महत्व का पता चलता है। इसी तरह अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद तथा आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त काल का विवरण मिलता है। बौद्ध साहित्य भारत के अन्य देशों से वैदेहिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत से हुई थी तथा उनका अंतिम संकलन ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुई। अनेक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे भगवती सूत्र से जहाँ एक तरफ भगवान महावीर के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उसके अलावा हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन, हरिभद्र सूरि के सम्रादित्य कथाकोश, जिनसेन के आदि पुराण और गुणभद्र के उत्तर पुराण जैसे ग्रंथ भी अध्ययन के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर इन सभी ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हम महावीर कालीन इतिहास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। अध्ययन के स्रोत के रूप में गैर धार्मिक साहित्यिक साक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसे साहित्यों में अनेक समय की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों की प्रचुर झलक मिलती है। जैसे पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से ऐसे हमें
पूर्व मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र तथा कथा सरित सागर सोमदेव जैसे साहित्यिक ग्रंथों में मौर्य काल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। मौर्य काल के लिए जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र को माना जाता है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक आदर्शों, आर्थिक साधन बढ़ाने के उपाय, तत्कालीन समाज की स्थिति आदि की विस्तृत चर्चा मिलती है। यह ग्रंथ 15 अधिकरणों में विभक्त है, जिसमें से दूसरा तथा तीसरा अधिकरण सर्वाधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र का कुछ अंश पूर्व मौर्य काल से, कुछ अन्य मौर्योत्तर काल से संबंध है। फिर अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावलियाँ तथा अशोक के अभिलेखों की शब्दावलियों में समानता के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ का अधिकांश भाग मौर्य काल से ही संबंध है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ के रूप में संकलित है, तथापि उससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यहीं से पता चलता है कि यवनों के साकेत, पांचाल, मथुरा, कुसुमध्वज पर आक्रमण किया था। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से शुंग कालीन राजनीतिक सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। यहाँ से पता चलता है कि अग्निमित्र ने किस प्रकार यवन आक्रमण को भारत के अन्य भागों में प्रसारित होने से रोका। साहित्यिक साक्ष्यों के विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने संरक्षकों के लिए लिखी जीवनी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे बाणभट्ट के हर्षचरित से हर्षवर्धन के राज्यकाल की गूढ़ जानकारी प्राप्त होती है। वाकपति के गौड़वाहों से कन्नौज नरेश पर आक्रमण तथा उनके वध का वर्णन है। विल्हड़ का विक्रमांकदेव चरित्र, परमगुप्त का नवसह सांक चरित्र, संध्याकर नंदी कृत रामचरित तथा हेमचंद कृत कुमार पाल चरित्र से भी तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों की व्यापक प्रकाश पड़ता है। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सर्वोत्तम स्रोत संगम ग्रंथ है। संगम ग्रंथों के संकलन का अंतिम काल 6ठी सदी तक माना जाता है। संगम ग्रंथ लौकिक साहित्य का प्राचीन प्रतिनिधित्व करता है। इसमें चोल चेर पांड्य राजाओं का इतिहास तथा उस काल की सामाजिक गतिविधियों का व्यापक वर्णन किया गया है। संगम ग्रंथों में बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिलता है तथा विभिन्न नगरों कावेरी पट्टनम से यवन तथा स्थानीय व्यापारियों के मध्य परस्पर व्यापार वाणिज्य का जिक्र मिलता है। इस प्रकार ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य ही विश्वसनीय स्रोत दिखता है। संगम साहित्य के व्यापक व्यापार के बारे में दी गई जानकारी की पुष्टि विदेशी वृत्तांतों तथा पुरातात्विक स्रोतों से भी होती है। अध्ययन के साहित्यिक स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण का भी अपना महत्व है। पर्यटक बनकर डायमेकस, हेनसांग फाहियान अथवा राजदूत डायनीसस मेगास्थनीज बनकर अनेक विदेशी भारत में आए तथा अपना यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा। विदेशी वृत्तांत के पक्ष में एक तथ्य यह है कि सामान्यतः विदेशी लेखक उस पूर्वाग्रह से जिनसे कई भारतीय लेखक ग्रस्त थे मुक्त रहे हैं। यद्यपि कई स्थलों पर उनके वृत्तांत सर्वथा सतही तथा अस्पष्ट जैसे दिखाई देते हैं, तथापि उनको भारतीय स्रोतों के साथ मिलाकर पढ़ने के तिथिक्रम का निर्धारण ज़्यादा सरल तथा व्यवस्थित हो जाता है। जैसे यूनानी लेखकों ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन शासक का नाम सेंड्रोकोटस बताया, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई है तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि सुनिश्चित हुई। मेगास्थनीज में
मेगास्थनीज की इंडिका को अगर अर्थशास्त्र में मिलाकर पढ़ा जाए तो मौर्य शासन पद्धति की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार जस्टिन के विवरण से मौर्य सेना के बारे में जानकारी मिलती है। एरियन, टॉलेमी, प्लिनी आदि लेखक भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यूनानी लेखों के साथ चीनी लेखों के विवरण भी प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी सहायक हैं। इन चीनी लेख यात्रियों में फाहियान, हेनसांग, हर्षकाल, संयोगन, इत्सिंग और यात्रियों के विवरण का व्यापक महत्व चीनी लेखों के साथ अरब लेखों के विवरण से पूर्व मध्यकाल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। अरब लेखों में अल-मसूदी, सुलेमान तथा अल-बहरूनी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन लेखों ने भारतीय राजदरबार तथा भारतीय जनजीवन का अध्ययन कर अपना यात्रा वृत्तांत तैयार किया है, जो काफ़ी हद तक सही प्रतीत होता है। हाल के दशकों में साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन में कई नवीन तकनीकी उभर कर आई है। प्रथमतः इन ग्रंथों का मूल्यांकन राजनीति समाजशास्त्री दृष्टिकोण से किया जाने लगा है। तथ्यों के विश्लेषण में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण इंटरडिसिप्लिनरी अपनाया जा रहा है। किसी ग्रंथ विशेष के विभिन्न स्तरों के अन्वेषण के लिए भाषा विज्ञान तथा कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह उसी प्रकार किसी ग्रंथ विशेष में विभिन्न स्तरों के अन्वेषण के लिए भाषा विज्ञान कंप्यूटर का उपयोग भी किया जा रहा है। उसी प्रकार हाल ही में एक विद्वान ने भारतीय पुराणों की तिथिक्रम तथा वंशावली की ऐतिहासिकता स्पष्ट करने के लिए आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाया। इन ग्रंथों के विश्लेषण के क्रम में उन्होंने निम्नलिखित समस्याओं की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। प्रथमतः इन ग्रंथों की प्रामाणिकता की समस्या बहुत से ग्रंथों में परवर्ती काल के कुछ अंश पोषण दूसरी समस्या इनके एकीकरण की है, अर्थात यह निर्धारण करना कठिन हो रहा है कि किस ग्रंथ का कौन सा अंश किस काल का है। तीसरा, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो महज एक क्षेत्र विशेष की जानकारी दे पाते हैं। चतुर्थ में कतिपय लेखक कई प्रकार के धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए बौद्ध लेखकों ने किसी भी घटना का बौद्ध दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया, तो जैन लेखकों ने जैन दृष्टिकोण से। अंतः विदेशी साहित्य की भी अपनी सीमा है। वस्तुतः कतिपय विदेशी लेखक को भारतीय लेखकों को अद्वितीय भारतीय समस्याओं की समझ नहीं थी, ना ही वे भारतीय समाज के क्रमिक के वाकिफ थे। अंततः उन्होंने घटनाओं का विवरण लेखों के विवरण को बिल्कुल ही निजी ढंग से दिया। उदाहरण के लिए मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास नहीं थे जब उन्हें चूँकि पुरातात्विक सामग्रियों की तुलना साहित्यिक सामग्रियों की तुलना उपलब्ध है, साथ ही साहित्यिक सामग्रियाँ पुरातात्विक सामग्रियों की तुलना में कहीं अधिक सूचनाएं प्रदान करती हैं। इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास पर काम करने वाले आरंभिक विद्वानों साहित्यिक ग्रंथों को विशेष महत्व दिया, किंतु साहित्यिक साक्ष्यों के अध्ययन का स्रोत बनाना कोई सरल कार्य नहीं, क्योंकि इस काम करने वाले विद्वानों में तथ्यों को समझना प्राचीन ग्रंथों में पांडुलिपि किसी एक काल की नहीं, बल्कि कई ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें
करने में पूरा दशक लग गया। किसी ग्रंथ विशेष का लेखक कौन है, इसका उत्तर जानना है इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कई ग्रंथ ऐसे हैं जो बिल्कुल अनाम हैं। फिर ऐसे ग्रंथों में जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो उनके वास्तविक लेखक नहीं। उदाहरण के लिए महाभारत में संकलनकर्ता वेदव्यास को माना जाता है, किंतु यह मान्यता अपने आप रूप में संदिग्ध है। संबंधित कृति कहाँ लिखी गई थी तथा किन परिस्थितियों में लिखी गई थी, यह जानना भी आवश्यक है। इस ग्रंथ के संरक्षक कौन थे, अर्थात यह किसके द्वारा जारी किया गया था। अगर ग्रंथ कोई जीवनी है तो यह जानना आवश्यक है कि संबंधित शासक के साथ लेखक के क्या संबंध थे। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत में इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का अपना महत्व है। पुरातात्विक स्रोत कहीं स्वतंत्र रूप से तो कहीं साहित्यिक शोध के पूरक के रूप में अध्ययन को सरल बनाते हैं। साथ ही खासकर ऐसे काल में जिनका साहित्यिक साक्ष्य अस्पष्ट और भ्रामक है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला अन्य अवशेष में रखा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख सर्वाधिक महत्व का है। प्राचीन भारत में अधिकांश अभिलेख मोहर, प्रस्तर, स्तंभों, समूचे चट्टान और ताम्रपत्र मंदिर की दीवारों, मूर्तियों और ईंटों पर मिलते हैं। अभिलेखों के अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनकी लिखावट में छेड़छाड़ की गुंजाइश कम होती है। भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीन अभिलेख यही है। भारत के संदर्भ सबसे प्राचीन मध्य एशिया से प्राप्त बोगस खोई अभिलेख की गिनती होती है लगभग 1400 वर्ष पूर्व के। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत जैसे वैदिक देवताओं की चर्चा है। इनमें वैदिक काल की तिथि सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। भारत में ज्ञात सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। ये अभिलेख बलुआ पत्थर स्तंभों या शिलालेखों पर खुदे हुए हैं तथा साम्राज्य के कोने तक विस्तृत हैं। इस अभिलेख से अशोक ये अभिलेख बहुधा बलुआ पत्थर या शिलाओं पर खुदे हुए हैं तथा सामान्यतः कोने पर विस्तृत हैं। इन अभिलेखों में अशोक के शासनकाल, उनके शासन की प्रकृति, शासन के स्वरूप पर इतना प्रकाश पड़ता है कि उसे प्राप्त साहित्यिक स्रोतों से मिलाकर पढ़ने पर मौर्यकाल को समझने की दिक्कत नहीं आती है। अशोक के मास्की तथा गुर्जरा जैसे अभिलेखों के माध्यम से ही उनके नाम का पता चलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण हैं। वर्तमान शोधों के अनुसार भारत की अधिकांश लिपियों के विकास में ब्राह्मी लिपि मात्र लिपि के समान है। पश्चिमी साहित्य उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक पढ़ा। इसके पश्चात मौर्य काल के पुनर्निर्माण में वास्तविक सफलता मिल सकी है। मौर्य काल के पश्चात गैर सरकारी अभिलेख भी प्रचुर संख्या में मिलने लगते हैं, जैसे भूमि अनुदान ताम्रपत्र पर अंकित मिलते हैं। कुछ ऐसे
भूमि अनुदान पत्र तामपत्र पर अंकित किए जाते हैं मंदिर में। इस तत्कालीन भारतीय राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समस्या काफ़ी प्रकाश पड़ता है। ऐसे अभिलेखों में भाषा के विकास भी होता है। उदाहरण के लिए भारत में गुप्त काल से पहले ऐसे अभिलेख मिलते हैं जो गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर का कलिंग के शासक खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, मिलिंद का रेह अभिलेख अलास्का और कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, मिलिंद का रेह अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कनिष्क और अन्य शासकों के अभिलेख इतिहास में एक विस्तृत घटनाओं इसी प्रकार समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, राजा चंद्र का महरौली अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, हर्षवर्धन का मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख, पाल शासकों के अभिलेख, दक्षिण भारत में साक्षात का गुप्तकाल की भूमिका व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण कथन है। इन अभिलेखों की प्रामाणिकता उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है कि बहुत से अभिलेख इन्हें जानकारी करने वाले शासकों परामर्श पंक्तिवादियों या व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अभिलेख में तिथि रहने के कारण निर्धारित तिथि रहने के कारण अभिलेखों में अनेक साहित्यिक विवरण की भी पुष्टि हो जाती है। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन काल में विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों में भी प्रचुर अध्ययन। इन सिक्कों में शासक का नाम, उनके साम्राज्य का प्रसार, उनके साम्राज्य की समृद्धि का ज्ञान हो जाता है। भारत से प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों पर कोई नाम या अभिलेख नहीं है। इन सिक्कों में शासक का नाम, उनके साम्राज्य का प्रसार, उनके साम्राज्य की समृद्धि का ज्ञान होता है। भारत के पास प्राचीनतम सिक्कों पर उनके कोई नाम अभिलेख नहीं होता, मतलब ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त नहीं हुई। इस पर मात्र कुछ आवृत्तियाँ जैसे अर्धचंद्र, वृत्त, तिकोना, चार्ट आदि का चित्रण है। ऐसे सिक्कों को हस्त सिक्कों के बारे में जाना जाता है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभावित यात्रियों पहलगाम इससे सिक्कों के जारी करने वाले शासक उनके शासन के संबंध में संभव हो पाया। इसी प्रकार शक, पहलव, कुषाण विभिन्न राज्यों का पुनर्निर्माण संभव हो पाया। परवर्ती काल में भारतीय राजवंशों में भी ऐसे सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। पांचाल के मित्र शासक माधव वैधेय और गणराज्य का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया। सिक्कों के बड़ी संख्या में एक स्थान पर मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह स्थान संबंधित राज्य की शक्ति का केंद्र होगा। सिक्कों पर प्रकीर्ण समुद्रगुप्त के अश्वघोष यज्ञिकरार के सिक्के के साथ सिक्के उसके द्वारा उत्पन्न अवशेष
यज्ञ को बताते हैं। तो वीणाधारी उस सिक्के उसके संगीतज्ञ होने की सूचना देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के के अनुमान लगाया जाता है कि शकों के विभिन्न विजय प्राप्त हुई होगी, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। विभिन्न प्रकार के स्मारकों, भवनों, मंदिरों, मूर्तियों, चित्रकला जैसी शैली के प्रचुर अध्ययन अग्रणी रूप से हो जाती है। विभिन्न प्रकार के स्मारक से जहाँ उनकी शैलियों का ज्ञान होता है, वहीं उनके द्वारा निर्मित यह सूचना प्राप्त होती है कि उनके निर्माण का प्रयोजन क्या था। यह बात मंदिर और मूर्तियों पर भी लागू थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो खुदाई से जिस नगर का अवशेष मिले, उसके आधार पर इसी प्रकार नालंदा एवं विक्रमशिला के खंडारों से इन स्थानों की गरिमा प्रकट होती है तथा तक्षशिला मथुरा से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर गांधार मथुरा मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। सांची, भरहुत के स्तूप, अजंता एलोरा बाघ गुफा तथा दक्षिण भारत में मंदिर प्राचीन शिल्पकला तथा चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालते हैं। इन सब के अलावा कुछ अन्य पुरातात्विक अवशेष भी कभी कभी अध्ययन की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से प्राप्त एक सिर में 6 सेंध बने हुए, इससे तत्कालीन सभ्यता के शल्य चिकित्सा के ज्ञान का पता चलता है। इसी प्रकार अन्य अवशेष जैसे कि विभिन्न प्रकार के मृदभांड, खिलौने तथा मोहरों आदि के अध्ययन में सहायता मिलती है। मोहनजोदाड़ो जैसे अन्य हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त मोहरों के आधार पर ही सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास की व्याख्या हो सकी। इस युग में इस प्रकार के मोहरों के तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था तथा वाणिज्य व्यापार का भी ज्ञान होता है। हाल के कुछ दशकों में साहित्यिक स्रोतों के समानांतर पुरातात्विक स्रोतों का महत्व बढ़ता गया है। पुरातात्विक स्रोतों के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। प्रथम, इसका स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए हम पुरातात्विक स्रोतों के रूप में टीले, अभिलेख, मृदभांड, स्मारक के सिक्के पाते हैं। ये हजारों वर्षों से उसी प्रकार पड़े हैं। अंततः उनके द्वारा प्रस्तुत चित्र अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। दूसरे, मानवीय इतिहास का कुछ अंश ऐसा है जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं। उदाहरण के लिए पूर्व ऐतिहासिक काल, इस काल के अध्ययन के लिए हमें पूरी तरह से पुरातात्विक सामग्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है, परंतु या तो उस स्रोत का उपयोग नहीं हो सका है या फिर स्रोत की प्रामाणिकता कहीं संदिग्ध है। इस स्थिति में भी पुरातात्विक स्रोतों का महत्व कुछ बढ़ जाता है। पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को परिपुष्ट करने के लिए होता रहा है, परंतु ये सामग्रियाँ इन सूचनाओं को परिपुष्ट कर भी सकती हैं तथा नहीं भी कर सकती हैं, तथा यह जहाँ परिपुष्ट नहीं करती है वहाँ के वैकल्पिक दृष्टिकोण देती हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन में भी व्यापक प्रगति देखी जाती है। इन पुरातात्विक स्रोतों के अन्वेषण में वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि के निष्कर्षों का व्यापक उपयोग किया जाने लगा है। इसके साथ ही पुरातात्विक अन्वेषणों के क्रम में पर्यावरण की भूमिका पर विशेष बल दिया जाने लगा। उदाहरण के लिए प्रथम नगरीकरण अर्थात हड़प्पा इस सभ्यता के पतन में पर्यावरण कारकों की भूमिका का विश्लेषण किया जा रहा है। न केवल प्रथम नगरीकरण वरन गुप्त काल के अंत में होने वाले द्वितीय नगरीकरण के पतन में भी पर्यावरणीय कारक जैसे मुद्दों को हाल में किसी विद्वान के द्वारा उठाया गया है। उपग्रहों के उपयोग के पश्चात पुरातात्विक अन्वेषण में एक नया आयाम जुड़ गया है। फिर भी पुरातात्विक साक्ष्य को भी
पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं माना जा सकता। अध्ययन के स्रोत के रूप में इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। प्रथम पुरातात्विक स्रोत का स्वरूप साहित्यिक स्रोत की तुलना में वस्तुनिष्ठ दिखता है, परंतु इसके आधार पर लिया गया निष्कर्ष तो व्यक्तिनिष्ठ ही होता है। दूसरा ऐसा भी माना जाता है कि पुरातात्विक सामग्रियों में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए अशोक के बहुत से अभिलेख उनके मूल स्थान से हटा दिए। उसी प्रकार हड़प्पा के कुछ स्मारकों का स्वरूप इसलिए परिवर्तित हो गया क्योंकि इन स्मारकों से बहुत से ईंटें चोरों के द्वारा खोद कर ले जाई गई। अंत में पुरातात्विक स्रोतों के अन्वेषण में सबसे बड़ी सीमा उभरती है क्षैतिज खुदाई का अभाव। वस्तु क्षैतिज खुदाई बहुत खर्चीली होती है। यही वजह है कि जहाँ अधिकतर लंबवत खुदाई को ही प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए जहाँ किसी भी संस्कृति के जीवन का संपूर्ण चित्र प्राप्त नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए हाल के कुछ विद्वानों सिंधु घाटी में विकसित प्रथम नगरीकरण तथा गंगा घाटी में विकसित द्वितीय नगरीकरण के बीच निरंतरता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, परंतु गंगा घाटी में व्यापक क्षैतिज खुदाई के माध्यम से हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अंतर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों दोनों स्रोतों के सब अपने सबल और निर्बल पक्ष हैं। यही वजह है कि पुरातात्विक चित्र प्राप्त करने के लिए इस दोनों स्रोतों को एक दूसरे के परिपुष्ट करने की जरूरत है।